हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जेएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे मंत्री परिषद। ठीक है, और मंत्री परिषद से संबंधित 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है? आंसर कीजिएगा। संविधान के किस भाग में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मंत्री परिषद का उल्लेख किसमें किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के भाग 5 के किस अध्याय में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा अध्याय 1 में किया गया है। ठीक है, अध्याय 1 में किया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद के गठन का जिक्र है, तो याद रखिएगा मंत्री परिषद के गठन का जिक्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है? केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलवाता है? आंसर कीजिएगा। केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलवाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति दिलवाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह शपथ दिलवाया जाता है? अनुच्छेद 74 के तहत। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? 71, 75, 85 या 80? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। देखिए, अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नाम मात्र का नेता होता है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है। ठीक है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। तो ये भी यहाँ पर गलत कथन है। वो अपने मंत्रियों में किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, ये भी कथन यहाँ पर गलत है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होती है, ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है?
आंसर कीजिएगा। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो बता चुका हूं दोस्तों, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसे चुनता है? वह बाध्य होता है, वह राष्ट्रपति जो है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुन सकता है। ठीक है, बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को ही वह प्रधानमंत्री चुन सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है, यह भी कथन यहां पर सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी, यह भी कथन यहां पर सही है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, ये यहां पर बिल्कुल गलत कथन है दोस्तों। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद से हटाए जाने को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, 72, 74 या 75? देखिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 75 के तहत किया जाता है। ठीक है, और इसकी विमुक्ति यानी पद से हटाए जाने का उल्लेख भी अनुच्छेद 75 में ही है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ऑप्शन ए है जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। यही सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति बहुमत दल के नेता को करता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर जो है राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना होगा। राइट, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल 9वां सवाल है, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित करके संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति या लोकसभा उपाध्यक्ष को? आंसर कीजिएगा। देखिए लोकसभा का अध्यक्ष जो है दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए उपाध्यक्ष जो है किसको अपना त्याग पत्र देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है, यानी दोनों एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा? आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ठीक है,
ये लोकसभा में अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, की नियुक्ति कैसे की जाती है, चुनाव कैसे होता है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, ठीक है, साधारण बहुमत से अपने सदस्यों में ही चुना जाता है। क्लियर। अध्यक्ष के लिए कोई योग्यता निर्धारित है क्या? तो इसके लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, ठीक है, जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो अन्य सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि यदि आपसे पूछ ले जाए कौन निर्धारित करता है अध्यक्ष के चुनाव की तिथि, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री? आंसर कीजिएगा। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय जो है अंतिम रूप से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, याद रखिएगा अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, अगला सवाल, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यदि वह लोकसभा का सदस्य है। ठीक है, और 30 वर्ष होने चाहिए यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, सेशन को लाइक करते चलिएगा। ठीक है, आपके लाइक और कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, तो आप लाइक और कमेंट करते रहिएगा। चलिए आंसर कीजिए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। ठीक है, किसके दायित्वों का प्रावधान है? आंसर कीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, या प्रधानमंत्री का? आंसर कीजिए। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। ठीक है, किसके कर्तव्य है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रधानमंत्री को केंद्रीय मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों की जानकारी किसे देना पड़ता है? राष्ट्रपति को देना पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रपति को देना पड़ता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो राष्ट्रपति का तो है ही। ठीक है,
किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 52 के तहत है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, जबकि उप प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी का द्वारा नामित किया जाता है। देखिए अनुच्छेद 75 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 75 क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? किस सदन के सदस्यों द्वारा? देखिए यहां पर विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दो प्रकार के टर्म हैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे लोकसभा में पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ पेश किया जाता है। ठीक है, और यह विपक्षी पार्टी के द्वारा पेश किया जाता है, और विश्वास प्रस्ताव सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा पेश किया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में। ठीक है, और किस नियम के तहत? नियम 198 के तहत। नियम 198 के तहत यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तब क्या होता है? ठीक है, प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद को यहां पर इस्तीफा देना पड़ जाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। उदारीकरण और निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किसके प्रधानमंत्रित्व काल में की गई थी? राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण किस वर्ष किया गया था? 91 में किया गया था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। ठीक है, कौन थे? नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह, ठीक है, वित्त मंत्री थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने घोषित किया था। कब किया था? तो 1991 में किया था। इस नीति को आर्थिक संकट के जवाब, ठीक है, तो आर्थिक संकट काफी आ गई थी तब इसे लागू किया गया था। ठीक है, मनमोहन सिंह की यहां पर बात कर लिया जाए तो वित्त मंत्री कब से कब तक रहे थे? 1991 से 1996 तक ये वित्त मंत्री रहे थे। और मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का नायक माना जाता है। क्या माना जाता है? यहां पर नायक माना जाता है। नेक्स्ट कर लीजिए, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भीमराव अंबेडकर जो है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, और किसके मंत्रिमंडल में थे? जवाहरलाल नेहरू। आप सभी जानते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री जो है नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में थे। ठीक है, कब से कब तक? 1947 से 1952 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? के कामराज, सी राजगोपालाचारी, मोरारजी देसाई। आंसर इज द ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, और याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 देसी रियासतों को, ठीक है, जो देसी रियासत अलग अलग थे उसे एकीकृत किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्लियर है? नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कब से कब तक? 1947 से 1950 तक। ठीक है, ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, बता चुका हूं, भारत के पहले गृह मंत्री थे। नेक्स्ट कर लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथनी, के एम मुंशी, जीवी मावलंकर या सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, और उन्हें जीवी मावलंकर को लोकसभा के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हें और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दादा साहब के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जीवी मावलंकर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 112 के तहत है। ठीक है, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में उल्लेखित है। बजट का उल्लेख कहीं भी नहीं है दोस्तों। भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, बजट शब्द, ठीक है, कहां से आया है दोस्तों? तो ये फ्रेंच भाषा के लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड बुल्गा से आया है। ठीक है, बुल्गा से आया है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? ठीक है, किस संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया था? 91वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 2003 में हुआ था। ठीक है, इसी संविधान संशोधन के तहत किसी राज्य की बात कर लिया जाए तो किसी राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्री की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।